बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 70 किस्तें सुन चुके हैं। अब 71वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएं। मैं और सितारा खाने की तरफ मुतवज्जा हो गए थे। अब सितारा ने भी गोया उस वाक़े को ज़हन से झटक दिया था। खाना बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त एहतमाम किया गया था। सितारा और मैं अपनी प्लेटें लेकर एक तरफ को हो गए और खाने से लुत्फ अंदोज होने लगे। अचानक सईद साहब की खुशगवार आवाज एक बार फिर उपरी। लीजिए ख़वातीन व हज़रात, स्विमिंग पूल में अपनी अपनी सलाहियतों के जोहर दिखाने के ख्वाहिशमंद तैयार होकर आ गए हैं। अब आप लोग भी जरा इधर को ही खिसक आइए। स्विमिंग पूल भी करीब ही था। सब लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। सईद साहब का मकान यकीनन किसी बहुत ही अच्छे आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया था। हर जगह उसने मशरकी और मगरबी तर्ज तामीर को यकजा करके एक नई राह निकाली थी, एक नया तासर तख्लीक किया था। मसलन स्विमिंग पूल के ड्राइविंग बोर्ड, उसके किनारे मार्बल के फर्श पर पड़े हुए एयर बेड्स या रंग बिरंगी छतरियों को देखकर जहां मगरबियत जदीदियत का तासर मिलता था, वहीं एक तरफ फितरी हुस्न का तासर भी मौजूद था। पोल के एक तरफ कुछ फासला छोड़कर छोटे बड़े सुरमई और दुश्वारी नाहमवार पत्थरों को बज़ाहिर बेतरतीब से अंदाज में रखकर, कुछ फासला छोड़कर छोटे बड़े सुरमई और नुसवारी नाहमवार पत्थरों को बज़ाहिर बेतरतीब से अंदाज में रखकर किसी नीम शिकस्ता चट्टान का तासर दिया गया था। मैंने देखा कि कुछ लोग स्विमिंग कॉस्ट्यूम में पोल के किनारे पर खड़े थे। उनमें कोई सूखा सड़ा था और कोई थल थल करता, कोई दरमियाने जिस्म का था मगर उसकी तोंद उभरी हुई थी। सिर्फ एक आध ही ऐसे मुतनासिब जिस्म का मालिक था जिसे देखकर यकीन आ सकता था कि तैराकी उसका मशगला रही होगी। पोल पर ज्यादातर रोशनियों का इंतजाम नहीं था और उस वक्त तो शायद जानबूझकर रोशनी और भी कम रखी गई थी। उसके अंदर का आसमानी पेंट उस वक्त गहरे रंग का दिखाई दे रहा था और पोल की गहराई का अंदाजा नहीं हो रहा था। खुसूसन उसके ज्यादा गहरे हिस्से की तरफ रोशनी और भी कम पहुंच रही थी। तहम चांदनी का इम्तिजाज मौजूद था और हल्की नुकरी रोशनी में उस तरफ पानी पिघली हुई चांदी की तरह झिलमिला रहा था। स्विमिंग पूल का जायजा लेते वक्त जब मेरी नजर दोबारा ड्राइंग बोर्ड पर पड़ी तो मैंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम में अरशद मोती को उसके करीब खड़े देखा। मुकाबलों में हिस्सा लेने वालों में वो चूंकि उस वक्त सबसे नुमाया था, इसलिए एहसास तफाखुर से कुछ और ही अकड़ा हुआ था। मध्यम रोशनी में भी उसके कसरती जिस्म के नशीबो फराज नमाया थे। सईद साहब स्टॉप वॉच लिए उसके करीब खड़े थे। सईद साहब उन मुकाबलों के अखलौते जज थे। एक साहब उनकी मदद के लिए कापी पेंसिल लिए करीब खड़े थे। अरशद मोती ने कदरे झुक कर सईद साहब को कुछ कहा और डाइविंग बोर्ड की सीढ़ियां चढ़ने लगा। सईद साहब ने ऐलान किया, अरशद मोती सबसे पहले पानी में चित लेट कर जिस्म को हरकत दिए बगैर तैरने का मुजाहिरा करेगा। उसके बाद वो ज्यादा से ज्यादा देर तक पानी की तह में रह कर दिखाएगा। उसके बाद कोई भी साहब उसके कायम किए हुए रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए आगे आ सकते हैं। अगर कोई भी इन दो मुजाहिरों के सिलसिले में आगे ना आ पाया या इस रिकॉर्ड को ना तोड़ सका तो इन दोनों करतबों का इनाम अरशद मोती को दे दिया जाएगा, जो एक डब्बे में बंद है। मुकाबलों के इख्तिताम पर सब इनाम याफ्तगान अपने अपने डब्बे स्टेज पर मेहमानों के सामने खोल कर दिखाएंगे। इस मुकाबले के बाद एक हाथ से ज्यादा तेज रफ्तारी से तैरने का मुकाबला होगा। अरशद मोती का कहना है कि वो तमाम मुकाबले में हिस्सा लेगा और अगर उसने तमाम मुकाबलों के इनामात जीत लिए तो फिर चांदी का एक बड़ा सा ताज भी उसकी खिदमत में पेश किया जाएगा, जो आज की तकरीब की खूबसूरत तरीन खातून उसे अपने हाथ से पहनाएंगी। और ये फैसला भी अरशद मोती खुद ही करेगा कि तकरीब की खूबसूरत तरीन खातून कौन है। ठीक सब मेहमानों ने तालियां बजाकर सईद साहब की तायीद की। उस वक्त तक अरशद मोती डाइविंग बोर्ड तक पहुंच चुका था और एक मखसूस अंदाज में साख्त खड़ा था। वो बॉडी बिल्डर था और लाशौरी तौर पर बॉडी बिल्डरों वाले अंदाज में पोज दे रहा था। डाइविंग बोर्ड पर वो मुकम्मल तौर पर चांदी के हल्के में था और किसी यूनानी देवता के मुजस्मे की तरह खूबसूरत नजर आ रहा था, लेकिन उसके जिस्म की मछलियां यूनानी देवताओं से कुछ ज्यादा नुमाया अंदाज में उभरी हुई थी। मगर साथ ही एक खफीफ सी बदनुमाई ये थी कि उसका पेट बॉडी बिल्डरों वाले मखसूस अंदाज में खिंचा हुआ नहीं रह गया था, बल्कि किसी हद तक तोंद कहलाने की तरफ माइल नजर आ रहा था। हालांकि उस वक्त वो यकीनन सांस खींच कर खड़ा था। मेरा अंदाजा था कि अब कसरत की तरफ उसका वैसा रुझान नहीं रहा था जैसा नौजवानी में रहा होगा। बेएहतियाती से खाने और पीने के मशागल भी जिंदगी में खासे दराए थे, इसलिए बेचारे पेट पर कुछ असरात तो मुरतब होने ही थे, लेकिन फिर भी उसका जिस्म काबिल तारीफ था कि पुरानी मशकों के नतीजे में अब तक अपनी शक्ल बरकरार रखे हुए था। मैंने महसूस किया कि कई खवातीन तो मबहूत सी होकर सर उठाए उसकी तरफ देख रही थी। जिस किस्म के लोग
मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए खड़े हुए थे, उनके बारे में यकीन से तो नहीं कहा जा सकता था कि किस में क्या हुनर पोशीदा हो, फिर भी मुझे अंदेशा महसूस हो रहा था कि अरशद मोती सारे मुकाबलों में जीत जाएगा। उसने यकीनन इन मशगलों को भी बड़ा वक्त दिया था। तमाम मुकाबले जीतने के बाद उससे इख्तियार होता कि वो किसी भी खातून को तकरीब की खूबसूरत तरीन खातून करार देकर उससे ताज पहनाए, और मेरा ये दिल कह रहा था कि वो सितारा को खूबसूरत तरीन खातून करार दे देगा। मैं अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या सितारा उसे ताज पहनाने से इनकार कर देगी, और अगर उसने इतने मेहमानों की मौजूदगी और सईद साहब की मुरव्वत में तयशुदा बातों का एहतराम करते हुए ताज पहनाने का इरादा कर भी लिया तो क्या मैं उसे मना कर दूं? मेरे इस इकदाम को तंग नजरी या निचले दर्जे का एहसास रकाबत तो नहीं समझा जाएगा। वैसे इतना मुझे यकीन था कि अगर मैंने सितारा को मना कर दिया तो वो अरशद को ताज पहनाने नहीं जाएगी। मैं इन सोचों के ताने बाने को सुलझाने की कोशिश कर रहा था और बगौर अरशद मोती को भी देख रहा था। उसने ड्रामाई अंदाज में धीरे धीरे बाजू हवा में बुलंद किए। 1 2 3 सईद साहब ने आवाज लगाई और अरशद ने नहायत खूबसूरती से पानी में छलांग लगा दी। सिर्फ एक लम्हे के लिए पानी में गायब होकर वो सतह पर उभरा और जिस्म को अकड़ा कर चित तैरने लगा। ये कोई खास करतब नहीं था, मैं भी दिखा सकता था। काफी देर तक वो इसी तरह धीरे धीरे तैरता रहा, फिर आम अंदाज में तैरने लगा। उसका टाइम नोट कर लिया गया था। चंद लम्हे सांस दुरुस्त करने के बाद उसने गोता लगाया और उसके साथ ही मैंने भी सांस रोक ली। मैं देखना चाहता था कि क्या अरशद मुझसे ज्यादा देर तक जेरे आब रह सकता है। सब लोग पुरतजस्सिस अंदाज में मुतहरक पानी को दिख रहे थे। अरशद मोती गालबन ज्यादा गहराई की तरफ चला गया था क्योंकि कहीं उसकी मौजूदगी के आसार नजर नहीं आ रहे थे। एक लम्हे के लिए तो गोया सभी मेहमानों ने सांसें रोक ली थी क्योंकि इतना सकूत छा गया था कि स्टॉप वॉच की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन ये तजस्सुस, ये इश्तियाक तो सिर्फ एक ही लम्हे रहा। सबको मालूम था कि अब अरशद मोती पानी से बाहर होने में कुछ न कुछ देर लगाएगा, इसलिए वो एक बार फिर अपनी खुश गपियों में मशगूल हो गए। लेकिन ये भिनभिनाहट भी चंद सेकंड से ज्यादा न रह सकी। पानी में यकदम हलचल सी हुई और अरशद मोती का सर उभरता दिखाई दिया। सर पानी से निकालते ही उसने खौफजदा अंदाज में चीख मारी। शायद वो चिल्लाकर कुछ कहना चाहता था मगर गैर इरादी तौर पर उसके अल्फाज चीख में ढल गए थे। फिर वो किसी दहशत ज़दा केकड़े की तरह हाथ पांव मारता किनारे पर पहुंचा। बाहर आने के लिए उसने किसी सीढ़ी या रेलिंग का सहारा लेने की भी जहमत नहीं की थी, बल्कि मार्बल के पत्थर किनारे पर हाथ टिकाकर बंदरों की तरह उचक कर बाहर निकल आया। उसका कसरती जिस्म खौफ से कांप रहा था और खौफ ही के बायस उसका चेहरा बिगड़ा बिगड़ा सा लग रहा था। चेहरे से पानी पूंछते हुए आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देख रहा था। चंद लम्हे पहले वो डाइविंग बोर्ड पर खड़ा किसी यूनानी देवता की तरह खूबसूरत लग रहा था, मगर अब उस बुखलाहट ने उसकी शख्सियत का सारा हुस्न गारत कर दिया था। वो बिल्कुल एक खौफनाक चूहा लग रहा था, लेकिन जरा पला हुआ। सईद साहब लपक कर उसके करीब पहुंचे। शायद वो स्टॉप वॉच बंद करना भी भूल गए थे। अरशद मोती आंखें फाड़ फाड़ के उन्हें ही तलाश कर रहा था। उन पर नजर पड़ते ही बोला, सईद साहब, पोल की तह में वहां एक लाश पड़ी है। वो कांपते हाथ से उस तरफ इशारा कर रहा था जिस तरफ पानी गहरा था। मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी थी कि अरशद मोती अच्छी खासी ऊंचे दर्जे की बदमाशी में पांव धरता था, लेकिन एक लाश की मौजूदगी के इंशाफ ने उसे बुरी तरह बुखला कर रख दिया था। एक लम्हे के लिए माहौल पर गहरा सकूत छा गया। आखिरकार सईद साहब ने थूक निकल कर कहा, लाश? कैसी लाश? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो लाश है? उन्होंने यूं मुड़कर पानी पर नजर दुराई जैसे अभी कोई सतह आप पर नमूदार होगा और हाथ हिलाकर कहेगा, अरे भाई वो लाश नहीं थी, वो तो मैं था। लेकिन उनकी ये तवक्को पूरी नहीं हुई और उन्हें दोबारा अरशद मोती की तरफ मुतवज्जा होना पड़ा। अरशद अब अपनी बौखलाहट और कपकपाहट पर किसी हद तक काबू पा चुका था। शायद उसे एहसास हो गया था कि वो कुछ ज्यादा ही बदहवास हो गया है और इतने लोगों के सामने बिल्कुल ही कार्टून बन गया है, जबकि उससे पहले वो अपनी शख्सियत से मर्द आहिन किस्म की चीज का तासर देने की कोशिश करता रहा है। अब वो कदरे संभलते हुए लहजे में बोला, मेरा पांव उससे टकराया था। मैं समझा कोई चीज पानी में गिरी हुई है। मैंने टटोल कर देखा, वो यकीनन लाश है, किसी लड़की की लाश। लड़की की? कई मेहमानों ने बैक आवाज दोहराया। कई मेहमान जरा पीछे को हट गए, गोया वो स्विमिंग पूल से दूर ही रहना चाहते हूँ। मुझे यकीन था कि उनमें से कुछ तो शायद वहां से खिसकने के बारे में सोचने लगे थे, मगर शायद मुरवतन या फिर मसलहतन उन्हें टिकना पड़ रहा था। सितारा ने तशवीशज़दा सी नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने हिम्मत बढ़ाने वाले अंदाज में उसका कंधा थपथपाया और एक बार फिर उन लोगों के रद्दअमल का मुशाहिदा करने लगा। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा परेशान तो सईद साहब को होना चाहिए था, क्योंकि वो मेजबान थे। लाश उनके घर में उनके स्विमिंग पूल में मौजूद थी, लेकिन वो फिर भी काफी हद तक पुरसुकून थे। अरशद मोती से घबराहट ज़दा अंदाज में ये खबर सुनकर वो पहले परेशान और फिर मुतहोश नजर आए थे, लेकिन अब उन्होंने काफी हद तक अपने आप पर काबू पा लिया था। ये सुन करके लाश लड़की की थी। न जाने क्यों मेरे जहन में फौरी तौर पर हनी का ख्याल आया। उसने इस पार्टी में आने का वादा किया था मगर नहीं आई थी। कहीं
मैं झुरझुरी सी लेकर रह गया और मैंने फौरी तौर पर उस ख्याल को जहन से झटक दिया। सईद साहब अरशद मोती का बाजू थामते हुए बोले, तुम लाश को बाहर ही ले आते। पुलिस को बुलाने से पहले हमें कम से कम यह मालूम हो जाना चाहिए कि लाश है किसकी। नहीं, अरशद मोती के लहजे में अब भी घबराहट थी। मेरा ख्याल है हमें पुलिस के आने से पहले किसी चीज को छेड़ना नहीं चाहिए। कोई शहादत, कोई सुराग जाया हो सकता है। लगता है तुम जासूसी कहानियां पढ़ने लगे हो। सईद साहब मुंह बनाकर बोले, तुम शहादत और सुराग की बात कर रहे हो भाई। यहाँ अगर पुलिस का मूड ना हो तो उसे पूरी लाश भी नजर नहीं आती। हम तो खैर फिर भी यहाँ 4 ऐसे लोग जमा हैं जिनकी 2-4 आदमियों से दुआ सलाम होगी। हमारे बुलाने पर तो पुलिस आ भी जाएगी, पर ना मुमकिन था कि अगर हम फोन करते तो आगे से जवाब मिलता कि हम खुद लाश लेकर, बल्कि अगर हो सके तो कातिल को भी साथ लेकर थाने पहुंच जाएं तो शायद कुछ कार्रवाई हो सके। इसलिए मेरी जान, तुम सुराग वगैरह की फिक्र छोड़ो, कोई सुराग जाया नहीं होगा। पुलिस से हम खुद बात कर लेंगे, तुम लाश को पानी से निकाल लाओ। जब मेरा पांव उससे टकराया था तो मैंने पांव से उसको खिसकाने की कोशिश की थी, यह अंदाजा करने के लिए कि वो क्या चीज है, मगर उसने अपनी जगह से जंबश तक नहीं की थी। मेरा ख्याल है उसके साथ कुछ बदा हुआ है, उसे ऊपर लाना मुश्किल ही है। अरशद मोती अटक अटक कर बोला। साफ जाहिर था कि वो लाश को बाहर लाना नहीं चाहता था। मैंने इजाजत तलब नजरों से सितारा की तरफ देखा और उससे पहले वो मुझे रोकने की कोशिश करती, मैंने उसे बाजू छुड़ाकर सईद साहब के करीब पहुंचते हुए कहा, मैं लाश को बाहर ले आता हूँ। फिर मैंने बुनियान और अंडरवेयर में स्विमिंग पूल में छलांग लगाई और जल्द ही उस जगह जा पहुंचा जहां मेरे ख्याल में लाश होनी चाहिए थी। जल्द ही मेरा पांव लाश से टकराया। मैंने झुककर उसे छू कर देखा, वो यकीनन लाश ही थी। उसमें जिंदगी की कोई रमक नहीं थी। वो डोरी गालबन नायलून की थी जिससे उसके बाजू उसके जिस्म के साथ बंधे हुए थे। उसी डोरी के सिरे से एक बड़ा सा पत्थर बंधा हुआ था और दरमियान में बिल्कुल जरा सी डोरी फाजिल थी, इसलिए पत्थर लाश से तकरीबन छुड़ा हुआ ही था। मैंने एक बाजू पर लाश को उठाया और दूसरे बाजू पर पत्थर को। पानी में बेजान जिस्म को उठाकर तैरना खासा मुश्किल काम है, तहम मैं ऊपर आ गया। सईद साहब ने लाश को और पत्थर को किनारे पर टिकाने में मेरी मदद की, फिर मैं भी बाहर आ गया। कई मेहमान कुछ हिम्मत करके लाश के करीब आ गए थे। मैंने गहरी नजर से उसका जायजा लेकर उस बात पर कदरे इत्मीनान महसूस किया कि वो हनी नहीं थी, लेकिन वो जो कोई भी थी उसके लिए दिल में दुख और तासुफ महसूस किया जा सकता था। लाश को पानी में यकीनन बहुत ज्यादा देर नहीं गुजरी थी क्योंकि उसकी हालत बिगड़ना शुरू नहीं हुई थी। लड़की नौजवान ही थी, बमुश्किल 23-24 साल उम्र होगी उसकी। वो इतनी मुख्तसरुल वजूद और नाजुक अंदाम थी कि बिल्कुल गुड़िया लगती थी। उसके तरशीदा भूरे बालों की लिटें उसके सफेद रुखसारों पर चिपकी हुई थी। उसके नकुश में बड़ी नजाकत थी। चीनी लड़कियों की तरह छोटी सी नाक, पतले पतले मुख्तसर से होंठ और नाजुक सी ठोड़ी। उसका लिबास बेहद मामूली था। जूती सिर्फ एक पाँव में थी और वो भी बेहद सस्ती और मामूली सी मालूम होती थी। जिंदगी से महरूम होने के बाद तो उसकी शख्सियत से दिलकशी, हरारत और गुदाज रुखसत ही हो चुका था, लेकिन मेरा ख्याल है कि काफी अरसे से वो जिंदा हालत में भी उजड़ी उजड़ी सी ही नजर आती होगी। उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के थे और उन हल्कों की स्याही उस वक्त भी कम नहीं हुई थी जब आंखें उन हल्कों से बाहर को उबल आई थी। इस तरह उभरी हुई आंखों की वजह से ही वो उस वक्त एक प्यारी और गुड़िया सी लड़की के बजाय कोई ट्राउनी मखलूक लग रही थी। उसकी गर्दन पर स्याही माइल सुर्ख दायरा मौजूद था। शायद उसकी गर्दन में उसी नायलून की डोरी का फंदा डालकर उसका गला घोंटा गया था, जिससे बाद में उसके जिस्म के साथ पत्थर बांध दिया गया था। मैंने एक गहरी सांस लेकर सबसे आगे खड़े हुए लोगों के चेहरों का जायजा लिया। सभी के चेहरे सवालिया निशान बने हुए थे। सईद साहब ने खनकार के गला साफ करते हुए बावाज़ बुलंद कहा, माफ कीजिएगा ख्वातीन व हजरात, अब रात इस मसले से निपटने में जाया होगी, लेकिन खैर जिंदगी इसी का नाम है। हादसे तो पेश आते ही रहते हैं। एक नागवार हादसे का सामना करना ही पड़ गया है तो सब्र और सुकून से कीजिए। मुझे दिल ही दिल में बुरा भला मत कहिएगा, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। मुझे उनका ये ऐलान गैर जरूरी सा महसूस हुआ, लेकिन शायद उन्हें ऐलानात करने का कुछ ज्यादा ही शौक था। मेहमानों में कुछ भिनभिनाहट सी हुई। फिर अधेड़ उम्र के एक साहब बावाज बुलंद बोले, भाई अपने सईद मियाँ, यहाँ मौजूद बेशतर मेहमान इस मामले में मुलव्वस नहीं होना चाहते। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम सब अपने अपने घर चले जाएं? आप खुद ही पुलिस से निपटते रहिएगा। सईद साहब ने कदरे बेबसी से मेरी तरफ देखा। माहौल की तमाम तर ठंडक के बावजूद एक लम्हे के लिए मुझे अपने कानों के करीब तपश सी महसूस हुई। गैर इरादी तौर पर मैंने कदरे सर्द महरी से कहा, कोई अपने घर नहीं जाएगा। मालूम नहीं इस गुड़िया सी लड़की का कोई कसूर या गुनाह था या नहीं, लेकिन इसे यूं कत्ल कर दिया जाना बहरहाल इंसाफ नहीं कहला सकता। ये जो कोई भी है बहरहाल जिंदगी जैसी नेमत से महरूम हुई है। क्या इसकी खातिर हम थोड़ा सा वक्त जाया नहीं
कर सकते, बड़े अफसोस की बात है। सईद साहब ने गोया गैर इरादी तौर पर मेरी तायद में सर हिला दिया था। अधेड़ उम्र मेहमान जो गालबन कोई सनतकार था, अपनी टाई की गिरा दुरुस्त करते हुए कदरे आगे आकर बोला, चौधरी साहब आप शायद हमारी पुलिस को नहीं जानते, बहुत परेशान करते हैं वो लोग और बहुत वक्त जाया करते हैं। पुलिस को मुझसे ज्यादा शायद ही कोई जानता हो। मैंने मुलायमे से कहा, आप लोग मुतमईन रहें, मुझे हैरत है कि आप लोगों को खुद अपनी पोजीशन का एहसास नहीं। हम सब कोई यारे गैर नहीं है, शहर के मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग हैं हम। कोई पुलिस ऑफिसर हमसे बदतमीजी से पेश नहीं आ सकता, खसूसन जबकि हम बेगुनाह हो। हाँ, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। सईद साहब ने भी गोया सबको तसल्ली दी। डीआईजी साहब तक से आपके इस खादिम की जान पहचान है और इलाके के डीएसपी साहब से तो अच्छी भली गपशप है। आप लोग जरा भी फिक्र नहीं करें, बस रस्मी सी कार्रवाई होगी, ज़ाब्ते की पूछगछ पुलिस बिल्कुल इसी तरह तफ्तीश करेगी जिस तरह उसे करनी चाहिए, इस तरह नहीं करेगी जिस तरह करती है। डीआईजी साहब को फोन करें तो उन्हें मेरा भी सलाम कह दीजिएगा। मैंने आहिस्तगी से सईद साहब से कहा। उन्होंने कदरे चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर असबात में सर हिलाने लगे। एतराज करने वाले मेहमान जो उस वक्त गालबन बाकी मेहमानों के नुमाइंदे बन चुके थे, गोया बादल नख्वास्ता बोले, अच्छा अगर आप लोग इसरार करते हैं तो हम रुक जाते हैं। मेरा ख्याल है हमें अपने तौर पर भी थोड़ी बहुत तफ्तीश करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने मेहमानों का जायजा लेते हुए कहा, किसी को इस वाक़े के बारे में कुछ मालूम है? कोई ऐसी बात जो पहले मामूली और गैर अहम लगी हो मगर अब ये लाश सामने आने के बाद याद आ रहा हो कि इस बात का इस कत्ल से कोई ताल्लुक हो सकता है? अपने ज़हनों पर जोर दीजिए, शायद ऐसी कोई बात याद आ जाए। मैंने मुतवक्का नजरों से बारी बारी सब की तरफ देखा, लेकिन सब ही ने नफी में सर हिला दिया। कोई इसे पहचानता है? मैंने पूछा। बराहे करम गौर से उसकी सूरत देखिए। सामने खड़े हुए मेहमानों ने तो फौरी तौर पर नफी में सर हिला दिया। जो मेहमान पीछे खड़े थे, मैंने उनमें से दरख्वास्त की कि वो आगे आकर अच्छी तरह लाश का जायजा लें। बिलाकर नफीस सूट में दरमियाने से कद का एक नौजवान जो उस वक्त भी हाथ में ड्रिंक उठाए हुए था, लाश का बगौर जायजा लेकर कदरे चौंकते हुए बोला, अरे ये तो वो एक्स्ट्रा गर्ल मालूम होती है। इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शक्ल इसलिए याद रहेगी कि एक बार एक एक्स्ट्रा सप्लायर इसे मेरे पास लेकर आया था कि मैं इसे हीरोइन का चांस दे दूं। मैं इन दिनों अपनी फिल्म लहरें के लिए नए चेहरे तलाश करने का इरादा कर रहा था, लेकिन जाहिर है आपने इसे चांस नहीं दिया होगा। अगर ये हीरोइन आई होती तो हम लोगों ने इसे जरूर पहचान लिया होता। सईद साहब सर हिलाते हुए बोले, नहीं, मैंने इसे और एक्स्ट्रा सप्लायर दोनों को भगा दिया था। लड़की में स्पार्क बिल्कुल नहीं था। फिल्म में ऐसी लड़कियां बिल्कुल नहीं चलती टीवी प्ले के लिए, वो भी किसी छोटे मोटे रोल में ठीक रहती हैं। वैसे भी मेरी जाती राय यह है कि जो लड़की ज्यादा अरसे तक एक्स्ट्रा रह चुकी हो उसे हीरोइन नहीं लिया जा सकता। ऐसी लड़की की कामयाबी की हमारे यहाँ सिर्फ एक ही मिसाल मौजूद है। हाँ ये तो है। सईद साहब ने उस बात में सर हिलाया, फिर कदरे चौंक कर मेरी तरफ देखा और सूट वाले शख्स की तरफ इशारा करते हुए बोले, इनसे मिलिए चौधरी साहब, ये मशहूर फिल्मसाज और हदायतकार दिलदार कुरैशी हैं। मेरे लिए ये नाम शनासा था। मैंने उस शख्स से मुसाफा किया। सूरत हाल खासी अजीब लग रही थी। हमारे दाएं हाथ पर एक लाश पड़ी हुई थी, बाएं हाथ पर इतने सारे मेहमान थे जिनमें खवातीन भी शामिल थीं। सामने दिलदार और सईद साहब उम्दा सूटों में खड़े थे और मैं भीगे हुए बुनियाद अंडरवेयर में खड़ा दिलदार से हाथ मिला रहा था। सईद साहब एक लम्हे के लिए गोया लाश को भूल गए और दिलदार से मुखातिब हुए, लहरे में तो आपने नए चेहरे नहीं लिए थे ना? नहीं, मुझे रिस्क ही महसूस हुआ था। मैंने नए चेहरे लेने का इरादा ही बदल दिया था। दिलदार कुरैशी एक नजर लाश की तरफ देखकर मतानत से बोला, हमने अपनी वही पुरानी सुपरस्टार साहिरा बेगम को लेकर काम चला लिया था। उनका कद छोटा है ना और उम्र भी कम ही लगती है। हमने उनकी 2 चुटियां वगैरह करके काम चला लिया था। कुछ मेकअप से अच्छे इफेक्ट्स ले लिए थे। मुझे अंदेशा महसूस हुआ कि वो दोनों साहिबान फिल्मों के नशीब फराज पर तबादला ख्याल शुरू न कर दें, इसलिए मैंने गुफ्तगू में मुदाखलत करते हुए दिलदार को मुखातिब किया, तो आपको सिर्फ ये याद है कि कोई एक्स्ट्रा गर्ल लड़की है, नाम वगैरह याद नहीं आ रहा? नहीं, वो दरअसल एक्स्ट्रा गर्ल के नाम और शक्लें वगैरह तो ज्यादातर असिस्टेंट टाइप के लोग ही याद रखते हैं। दिलदार कुरैशी ने मुआजरत खाना से अंदाज में कहा, लेकिन इस मुआजरत में भी हल्की सी नखूत पिन्हा थी। अलबत्ता इस एक्स्ट्रा सप्लायर का नाम मुझे मालूम है जिसने इसकी सिफारिश की थी। जरूरत पड़ने पर वो भी बता सकता हूँ। मैंने एक बार फिर लाश का जायजा लिया। हल्कों से उभरी हुई उसकी आंखें ख्वाबों से खाली और दहशत से पुर थीं। लाश के साथ बंधा हुआ पत्थर नुसवारी और खुरदरा मगर कहीं कहीं से मामूली सा काई ज़दा था। ये यकीनन उन्हीं पत्थरों में से एक था जो पहाड़ी मंजर का तासर देने के लिए स्विमिंग पूल से कुछ दूर सजाए गए थे और जिन पर से पानी फिसलता हुआ स्विमिंग पूल में आता था। मैंने सईद साहब से कहा कि पत्थर तो आपने पहचान ही लिया होगा, इस डोरी के मुतल्लिक क्या ख्याल है? ऐन मुमकिन है कि यह डोरी भी वहीं किसी से उठाई गई हो। सईद साहब ने पत्थरों के अक्ब में फैले हुए दरख्तों के झुंड की तरफ इशारा किया। मुझे याद पड़ता है कि माली बाज पौधों को सीधा रखने की गर्ज से इस किस्म की डोरियों से बांधते रहते हैं। तब तो ज्यादा इम्कान यही नजर आ रहा है कि इस लड़की को यहीं कहीं आस पास ही कत्ल किया गया है, कहीं और से इसकी लाश लाकर स्विमिंग पूल में नहीं फेंकी गई। मैंने ख्याल जाहिर किया।
मुमकिन है? सईद साहब ने बेयकीनी से कहा। वैसे हमारे बाग की दीवार भी ज्यादा ऊंची नहीं, हमने उस पर खारदार तारें तो लगवाई हैं, लेकिन फिर भी कोई फलांग कर अंदर आ सकता है, इसलिए रात को हम इधर अपने कुत्ते छोड़ देते हैं। मुझे नहीं लगता कि कातिल कहीं इधर उधर फलांग कर आया होगा। वैसे भी हमें कातिल के बारे में गौर करने से पहले मकतूला के बारे में गौर करना चाहिए कि यहाँ कैसे आई, मैंने कहा। और इस लम्हे मेरी नजर लड़की के बाएं हाथ पर पड़ी। उसका हाथ सख्ती से मुट्ठी की शक्ल में बंद था, उंगलियों के दरमियान कोई सफेद सफेद सी चीज चिपकी हुई नजर आ रही थी। मैंने लाश के करीब बैठकर जायजा लिया। लड़की की मुट्ठी में यकीनन कोई कागज का टुकड़ा दबा हुआ था। उसका एक जरा सा कोना उंगलियों के दरमियान से निकला हुआ था, जो भीग कर और तकरीबन गल कर उंगलियों से चिपक गया था। लेकिन लड़की की मुट्ठी इतनी सख्ती से बंद थी कि मेरा अंदाजा था अंदर पानी मुश्किल से ही पहुंचा होगा। मैंने तकरीबन गैर इरादे से अंदाज में लड़की की मुट्ठी खोलने की कोशिश कर दी। कोई साहब मुस्तरबाना अंदाज में बोल उठे, चौधरी साहब आप कहीं कोई सुराग जाया न करते, कोई पुलिस वाले नाराज न हो जाएं। मैंने उन साहब की तरफ देखे बगैर कहा, मेरा ख्याल है मैं तो पुलिस के आने से पहले उनके हिस्से का कुछ काम करके रख रहा हूँ, या मुमकिन है हम अपने किसी दोस्त को गैर जरूरी शर्मिंदगी से बचा ले। लाश शायद पानी में रहने की वजह से ज्यादा बुरी तरह नहीं अकड़ी थी। थोड़ी सी ताकत सर्व करके मैंने मुट्ठी उस हद तक खोल ली कि मुड़े थोड़े कागज को बाहिफाजत निकाल सकूं। वो किसी डायरी से फाड़ा गया था, तकरीबन आधा वर्ग था। कुछ तो पानी मुट्ठी में ज्यादा नहीं पहुंचा था और कुछ कागज भी उम्दा था, मुकम्मल तौर पर गला नहीं था। मैंने हिफाजत से उसे खोला। उस पर गालबन नहायत उजलत में बाल पॉइंट से चंद अल्फाज घसीटे गए थे। अगर ये फाउंटेन पेन की तहरीर होती तो शायद अब तक पढ़ने के काबिल न रही होती। एक लम्हे के लिए तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि मुख्तसर सादा पैगाम मेरे ही नाम था। अफजल साहब, मुझे अफसोस है कि मैं पार्टी में नहीं आ सकूंगी। मैं अपने इर्द गिर्द बहुत खतरा महसूस कर रही हूँ, लेकिन खैर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। इस लड़की को शायद आपकी इखलाकी मदद की जरूरत पड़े, जरूर कर दीजिएगा। फक्त हनी। मैं चंद लम्हे के लिए साख्त खड़ा रह गया। कागज अच्छी हालत में होता तो यकीनन सईद साहब उसे मेरे हाथ से झपट लेते। आखिरकार मैंने खुद ही मजमून पढ़कर उन्हें सुना दिया। देख तो सब पहले भी मेरी ही तरफ रहे थे, लेकिन अब कुछ और ज्यादा तवज्जो से देखने लगे, तो इसे किसी इखलाकी मदद की जरूरत थी। सईद साहब लाश की तरफ देखकर गहरी सांस लेकर बोले, और कोई ऐसा शख्स भी था जो नहीं चाहता था कि इसे कोई इखलाकी मदद मुयस्सर आ सके। मैंने भी एक नजर लाश की तरफ देख कर कहा, इसी लम्हे मुझे उस पर बड़ा तरस आया तो न जाने क्या उम्मीद लेकर यहाँ पहुंची थी। दूसरा मसला यह था कि हरी ने उसके हाथ मुआजरत का पैगाम भेजा था और साथ किसी नामालूम खतरे की भी निशानदही की थी। लेकिन हनी को तहरीर में पैगाम भेजने की क्या जरूरत थी? क्या वो सईद साहब के यहाँ फोन नहीं कर सकती थी? पार्टी के दौरान फोन करके वो मुझसे भी बात कर सकती थी। क्या ये लड़की भी उसी खतरे की लपेट में आ गई थी जिसकी तरफ हनी ने इशारा किया था, या ये उसकी जाती जिंदगी के किसी उतार चढ़ाव का शाखसाना था? सवाल से सवाल निकल रहा था। मैंने सर झटक कर सईद साहब की तरफ देखा और मुड़ा तोड़ा कागज मुर्दा लड़की के हाथ ही में पंसाते हुए कहा, बेहतर है कि हम हर चीज पुलिस के लिए ही छोड़ दें, लेकिन मैं अपनी यह हैरानी जरूर दूर करनी चाहता हूँ कि ये किस रास्ते से हमारे यहाँ आई थी। ये किसी भी तरह मधु मेहमान तो नहीं लग रही। चौकीदार ने उसे अंदर कैसे आने दिया होगा? सईद साहब खुद कलामी के से अंदाज में बोले। फिर उन्होंने एक नौकर को आवाज देकर हुक्म दिया कि वो गेट से चौकीदार को बुला लाए। चौकीदार अपनी राइफल संभाले आया। वो जवान उल उम्र बारोब शख्सियत का मालिक था। सईद साहब ने उसे सीधा लाश के पास बुला लिया। लाश देखकर उसे हैरत का शदीद झटका लगा और उसकी मूछें एक लम्हे के लिए फड़फड़ा कर रह गई। यह लड़की सामने वाले गेट से अंदर आई थी। सईद साहब ने पूछा, हाँ साहब। चौकीदार गालबन सईद साहब का मतलब समझ गया था और खुद ही तफसील बताने लगा। ये रिक्शे में आई थी साहब, हम समझ गया था कि ये कोई बड़ा लोग नहीं है, मगर साहब इसके पास कार्ड मौजूद था। हम समझा ठीक है, साहब ने किसी वजह से बुला लिया होगा। ये सबसे पहले आ गया था। हम समझा इसको बहुत शौक है पार्टी में आने का। एक तो तुम सारी बातें खुद बखुद ही समझ लेते हो। सईद साहब कदरे चिढ़कर बोले। हमने इसको बोला साहब कि अभी कोई मेहमान नहीं आई है, मगर ये बोला कि हम जाकर बैठेगा और इंतजार करेगा। उसने पूछा कि मेहमान के बैठने का इंतजार किधर है? हमने उसको बता दिया कि पीछे बाग में, ये सर्वेंट क्वार्टर वाली साइड से बाग की तरफ चला गया। बस उसका बाद हम इसको भूल गया। क्या उस वक्त कैटरिंग सर्विस वाले, मेरा मतलब है खाना लगाने वाले आ चुके थे? सईद साहब ने पूछा। नहीं साहब, उनको तो हमने रात 9 बजे का टाइम दिया था ना, ताकि खाना बिल्कुल ताज़ा ताज़ा आवे। चौकीदार ने जवाब दिया। खाने का इंतजाम वैसे भी साइड वाले लान पर था। मेहमानों के लिए इंतजाम पीछे वाले लान में नहाने के तालाब के पास था। तहम सईद साहब ने तमाम नौकरों और कैटरिंग सर्विस के वेटरों को बुलाकर लाश दिखाई और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने स्विमिंग पूल के आसपास या स्टेज के सामने लगी हुई कुर्सियों में से किसी पर इस लड़की को बैठे देखा था, लेकिन सबका जवाब नफी में था।